हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का दोस्तों। तो दोस्तों इस बार मैं आप लोगों के लिए दोस्तों टीसीएस के द्वारा पूछे गए प्रश्न लाया हूँ। और दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत लाभदायक होंगे। तो दोस्तों अब देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों आंसर तो दिख रहा होगा। इसका आंसर है दोस्तों बाली तृतीय। तो दोस्तों चलो बाली तृतीय के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। तो दोस्तों इस दिन विवाहित महिलाएं उपवास रखती हैं और दोस्तों भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं। बाली तृतीय अगस्त दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। इस त्यौहार की रस्म यह है कि लोग अपने घरों की छतों को लाठी से पीटते हैं और बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए घर के सामने से पत्थरों को हटाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर है जीनॉन। चलो दोस्तों इसके बारे में कुछ जानते हैं। जीनॉन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Xe है। यह रंगीन, भारी, गंधहीन अक्रिय गैस है। सामान्य परिस्थितियों में यह तत्व निष्क्रिय होता है, लेकिन कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेकर यह जीनॉन हेक्साफ्लोरोप्लाटिन बनाता है। और दोस्तों परमाणु संख्या के दोस्तों जीनॉन का 54, परमाणु द्रव्यमान दोस्तों 131.293। ठीक है दोस्तों, और इसके दोस्तों खोज करता है विलियम रामसे मॉरिस ट्रेवर्स। और दोस्तों इसकी खोज हुई थी 1898 में। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। इसका आंसर है फुगड़ी। चलो कुछ जानते हैं। फुगड़ी गोवा का एक लोक नृत्य है जो कोंकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं। आंसर है 33। इसके बारे में कुछ जानते हैं। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य हैं। 33 सदस्यों में से 2 संघीय सरकार से आते हैं और 28 राज्यों से और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं जिन्होंने कानून पारित किया है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद अनुच्छेद 269 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है। तो दोस्तों इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। चलो कुछ जानते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। क्षेत्रफल दोस्तों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जिले 75 हैं, संभाग 4 हैं, मंडल 18 हैं। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो इसका सही आंसर है राष्ट्र गुप्तार का। तो दोस्तों दादा भाई का पूरा नाम दादा भाई नौरोजी। इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1825 में मुंबई में, महाराष्ट्र में। और दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी 30 जून 1917 में मुंबई में हुई थी दोस्तों। नागरिकता इनकी दोस्तों भारतीय है जी। पार्टी से दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी से थे। और दादा भाई नौरोजी को दोस्तों भाषा गुजराती आती थी, अंग्रेजी आती थी, हिंदी आती थी। और ये दोस्तों इनका व्यवसाय बौद्धिक शिक्षक, व्यापारी, कपास और एक प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक नेता हैं। प्रसिद्ध नाम भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। तो इसका आंसर है गुजरात। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। इसका घनत्व है 258 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। देश में 6वां स्थान है गुजरात का क्षेत्रफल में और इसके जिलों की संख्या है 33। सबसे बड़ा नगर है गुजरात का अहमदाबाद। और गुजरात के ऐतिहासिक स्थल है सोमनाथ है, सौराष्ट्र है, लंगनाज है, धोलावीरा है, खंभात है, सुरकोटदा है, अनहिलदबाड़ है, रंगपुर है। ये दोस्तों सब गुजरात के स्थल हैं। और दोस्तों पर्यटन स्थल द्वारकाधीश है, द्वारकाधीश मंदिर है, कच्छ का रण है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, अक्षरधाम मंदिर है और लोथल है। और लिंग अनुपात दोस्तों गुजरात का 1000 लड़कों में 920 लड़कियां हैं। और
और उच्च न्यायालय दोस्तों गुजरात की अहमदाबाद में है। और विधानसभा सीट है दोस्तों 182। और दोस्तों लोकसभा सीट है दोस्तों 26। राज्यसभा सीट है 11। राजकीय पशु है गिर सिंह। राजकीय पक्षी है हंसावार। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर है नेल्सन मंडेला। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका हिंदी में मतलब होता है आज़ादी की लंबी यात्रा। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं नेल्सन मंडेला, और जिसे 1995 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक उनकी प्रारंभिक जीवन, जवानी, शिक्षा और 27 वर्ष की उम्र में हुई कैद के बारे में है। रंगभेद सरकार के तहत मंडेला को एएनसी में नेता की भूमिका निभाने पर अपराधी घोषित किया गया था और को क्या जेल रोबेन द्वीप पर जेल में बंद किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलो अगला लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है रजनीनामा। रजनीनामा महाभारत की फारसी अनुवाद है जो अकबर के समय में करवाया गया था। 1574 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मकदब खाना शुरू किया। इसके साथ अकबर ने राजतरंगिणी, रामायण वगैरह जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करने के लिए हिमायत दी। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है बड़ोदरा में। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। बड़ौदा बैंक की स्थापना 20 जुलाई 1908 को बड़ौदा के महाराजा सजाई राव जायकवाड़ द्वारा बड़ौदा गुजरात में स्थापित की गई थी। और अभी वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय अलकापुरी, बड़ोदरा, गुजरात, भारत में स्थित है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक प्राइवेट बैंक था, परंतु 9 जुलाई 1969 में भारत सरकार द्वारा 14 बड़े निजी बैंक का सरकारीकरण किया गया था। इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा भी शामिल था। यानी 19 जुलाई 1969 से बैंक ऑफ बड़ौदा भारत सरकार के नियंत्रण में है और सरकारी बैंक के रूप में लोगों को अपनी बैंकिंग सेवा प्रदान कर रहा है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वाइज एंड अंडरवाइज। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों चेतन भगत का जन्म 22 अप्रैल 1974 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और उनकी माता कृषि विभाग की सरकारी कर्मचारी थीं। 1998 में उन्होंने तमिलनाडु की रहने वाली अनुषा सूर्यनारायण से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। और दोस्तों चेतन भगत सर्वाधिक बिकने वाली उपन्यासों के लेखक हैं, जिनमें दोस्तों 5.7 जो 2004 में प्रकाशित हुई थी, और वन नाइट, द कॉल सेंटर, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, रेवोल्यूशन, व्हाट यंग इंडिया वाट्स, हाफ गर्लफ्रेंड और मेकिंग इंडिया ओसम शामिल हैं। ये सभी किताबें बाज़ार में आते ही प्रसिद्धि के 7वें आसमान छूने लगीं और उनकी किताबों में से 4 पर तो बॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई हैं, जिनमें हैं दोस्तों 3 इडियट्स, काईपोचे, 2 स्टेट्स और हेलो। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही आंसर है महेंद्रगिरी। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो महेंद्रगिरी भारत के उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में पूर्वी घाट का एक 1501 मीटर ऊंचा पर्वत है। ठीक है दोस्तों, इस ऐतिहासिक पर्वत का रामायण में उल्लेख है। यह कोरापुट जिले के देवमाली पर्वत के बाद उड़ीसा का दूसरा ऊंचा पहाड़ है। चलो अगला लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कृष्णा नदी। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। कृष्णा भारत में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और कृष्णा नदी की उपनदियाँ कोड़ाली, बेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, मूसी और भीमा हैं। और कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा एवं मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कृष्णा नदी बहुत बड़ा डेल्टा भी बनाती है। तो चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
लाला लाजपत राय निम्न में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक भारत के प्रमुख पुराने बैंकों में से एक है। यह एक अनुसूचित बैंक भी है। इसको दोस्तों पीएनबी नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1895 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 में हुआ था। इसके संस्थापक लाला लाजपत राय हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो उसका सही आंसर है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है, जिसे राजस्थान में अड़ावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जो गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला के आसपास सदियों से भील जनजाति निवास करती है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो इसका आंसर है कुली कुतुब शाह। चलो उसके बारे में कुछ जानते हैं। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश के 5वें शासक ने 1551 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण किया। गोलकुंडा से हैदराबाद में अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने के बाद दोस्तों उन्होंने खुशी के मौसम में चार मीनार का निर्माण किया था। चलो अगला लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रणति नायक किस खेल से संबंध है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जिम्नास्टिक से। जिम्नास्टिक से संबंधित हैं दोस्तों, और इनका वजन है 47 किलोग्राम। रिकॉर्ड इनके नाम है दोस्तों एशियाई चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। व्यक्तिगत इनका जन्म हुआ था दोस्तों 6 अप्रैल 1995 में। इनका जन्म स्थान है दोस्तों झारग्राम पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। जगोई मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इस शास्त्रीय नृत्य के रूप को मणिपुर नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह लोकप्रिय रूप में हिंदू वैष्णववाद के अपने विषयों के लिए जाना जाता है, जो रासलीला के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दिखाता है। यह शक्तिवाद, शैव और उमंग लाई जैसे आदिवासी देवताओं से संबंधित विषयों पर प्रदर्शित किया जाता है। मणिपुरी नृत्य के लिए स्वर संगीत एक वाद्य यंत्र से आता है, जिसे पुंग कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उसका सही आंसर है खेल। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। भारत गणराज्य के खेल कोचिंग सम्मान है। यह पुरस्कार द्रोण के नाम पर रखा गया है, जिसे अक्सर द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण कहा जाता है, जो कि प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत का एक पात्र हैं। तो दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1985 में। इसका प्रथम अलंकरण हुआ था 1985 में। ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, और नगद पुरस्कार 15 लाख दिया जाता है। और दोस्तों इस द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय दोस्तों बालाचंद्र भास्कर भागवत और ओम प्रकाश भारद्वाज और OM नैम्बियर थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी की तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी। तो चलो जानते हैं। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत, चीन के माध्यम से बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट है। इस नदी की लंबाई 3610 किलोमीटर है। यहाँ से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर यह दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और फिर जाकर अरब सागर में मिलती है। इस नदी का ज़्यादातर अंश पाकिस्तान में प्रवाहित होता है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। सिंधु की 5 उपनदियाँ हैं। इनके नाम हैं बेतस्ता, चंद्रभागा, इरावती, बिपाशा एवं सतलुज। ये याद रखना दोस्तों, पूछते हैं हमेशा। इनमें सतलुज सबसे बड़ी उपनदी है। सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नागल बांध के द्वारा सिंचाई एवं विद्युत परियोजना को बहुत सहायता मिली है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो उसका सही आंसर है 1999 में।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन 10 जून 1999 को शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर द्वारा 20 मई 1999 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निष्कासित किए जाने के बाद पार्टी का नेतृत्व करने के लिए इटली में जन्मी सोनिया गांधी के अधिकार पर विवाद के लिए किया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भारत में राज्य दलों में से एक है। पार्टी आमतौर पर भारतीय राष्ट्रवादी और गांधीवादी धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करती है। यह महाराष्ट्र में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और नागालैंड में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। यह अन्य राज्यों में भी एक महत्वपूर्ण पार्टी है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, राजस्थानी भाषा नहीं है अनुसूचित भाषा में। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संताली, मैथिली और डोगरी। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और वर्ष 1992 में 71वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था और वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना सब। चलो अगला लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? तो इसका आंसर है दोस्तों, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ, सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। सब श्वेत रक्त कोशिकाएँ, जिन्हें दोस्तों WBC भी कहते हैं, शरीर की संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली कोशिकाएँ हैं। लेकिन इन सभी की उत्पत्ति और उत्पादन अस्थि मज्जा की एक मल्टीपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेल सेल से होता है। ल्यूकोसाइट पूरे शरीर में पाई जाती है, जिसमें रक्त और लसिका प्रणाली शामिल है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसे शरीर का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। ये एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती है। एक बार बनी हुई एंटीबॉडी जीवन भर नष्ट नहीं होती है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का अपने स्तर से बहुत अधिक बनना ल्यूकेमिया कहलाता है, जिसे हम ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अगला लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, घाघरा और सोन नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों गंगा नदी दोस्तों भारत और बांग्लादेश में बहती है और दोस्तों गंगा नदी दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से निकलती है। ठीक है, और इसकी दोस्तों सहायक नदियां हैं बाएं से रामगंगा, गोमती, सरजू, गंडकी, बागमती, कोसी, महानंदा। ये सब दोस्तों याद रखना, पूछते हैं हमेशा कि कौन से बाएं से सहायक नदी है, कौन से दाएं से सहायक नदी है गंगा नदी की। और दाहिने से है दोस्तों यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन। ठीक है, और दोस्तों गंगा नदी किन शहरों से निकलती है? तो दोस्तों ऋषिकेश, हरिद्वार, फर्रुखाबाद, कानपुर, जाजमऊ, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, बनारस, गाजीपुर, बक्सर, बलिया, पटना, हाजीपुर, मुंगेर, भागलपुर। और दोस्तों उद्गम इसका गंगोत्री हिमानी से निकलती है गंगा नदी और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। चलो अगला लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था? तो दोस्तों का सही आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर ने। पेंटिंग माई मदर को अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1912 से 1913 में चित्रित किया था। यह एक लघु चित्र है जिसे सजावटी सीमा से सजाया गया है। इसे अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी मां की मृत्यु के बाद चित्रित किया था। तो दोस्तों इनके बारे में कुछ जानते हैं। एक प्रमुख कलाकार का जन्म 1871 में बंगाल में हुआ था दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर का। ठीक है, कला में स्वदेशी मूल्यों के समर्थक थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक थे। इनकी चित्रकारी दोस्तों भारत माता, शाहजहाँ के जाना भी है, गणेश जननी भी है। दोस्तों याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक केसरी नामक मराठी समाचार पत्र के संपादक थे। केसरी को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में स्थापित किया गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रवक्ता के रूप में प्रयोग किया गया था।
चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल इनाम गाँव कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। इनाम गाँव महाराष्ट्र पश्चिमी भारत में स्थित हड़प्पा के बाद का कृषि प्रधान गांव और पुरातात्विक स्थल है। यह घोर नदी पर एक स्थल है जो भीमा की एक सहायक नदी है। 3600 से 2700 वर्ष पहले यह आबाद था। कभी कभी घरों के भीतर दफन किया जाता था। पात्र जिनमें भोजन और पानी रखकर मृतकों के साथ रखा जाता था। इनाम गांव दक्कन क्षेत्र के साथ साथ भारत की सबसे गहन और बड़ी पैमाने पर उत्खनन और अच्छी तरह से पुनर्निर्मित ताम्रपाषाण स्थलों में से एक है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का किस वर्ष में विलय किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2016। भारत सरकार ने 31 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दी। 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया। रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा 1924 में शुरू हुई थी। यह एक वर्ष समिति की सिफारिश पर किया गया था। उस समय रेल बजट कुल बजट का लगभग 84% था, इसलिए इसे आम बजट से अलग करने की सिफारिश की गई थी। लेकिन समय के साथ अन्य मंत्रालयों का बजट भी बढ़ने लगा, उनमें से कुछ ने तो रेलवे के बजट को भी पीछे छोड़ दिया। 2016 में रेल बजट कुल बजट का लगभग 15% हो गया, इसलिए इसे आम बजट के साथ मिलाने का विचार केंद्र सरकार द्वारा 2016 में प्रस्तावित किया गया। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन है माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रियंका मोहिते। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। मकालू पर्वत दोस्तों एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा और त्योसे के बाद विश्व की 5वीं सबसे ऊंचा शिखर है। यह एवरेस्ट से 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह एक अलग थलग शिखर है जो एक चारमुखी पिरामिड के समान दक्षिण पूर्व में स्थित है। मकालू नाम संस्कृत शब्द महाकाल से लिया गया, जो हिंदू देवता शिव का एक नाम है। ठीक है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक रिंग में निम्न में से कौन सा रंग नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुलाबी रंग नहीं है दोस्तों ओलंपिक रिंग का। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। ओलंपिक के प्रतीक के रूप में उपयोग में ली जाने वाली इन 5 रिंगों के अलग अलग रंगों का महत्व भी अलग अलग है। ओलंपिक के इन 5 रिंग को पेरे डी कुबर्तिन ने बनाया था। पेरे डी कुबर्तिन को ओलंपिक खेलों के सह संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। इन पाँच रिंग का डिजाइन वर्ष 1912 में किया गया था। हालांकि इन्हें सार्वजनिक रूप से 1913 में स्वीकार किया गया। इनमें नीला रंग दोस्तों यूरोप को दर्शाता है, पीला रंग एशिया को दर्शाता है, काला रंग अफ्रीका को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को और लाल रंग अमेरिका का दर्शाता है। ठीक है दोस्तों। अफ्रीका को काला इसलिए समझा जाता है क्योंकि यह पिछड़ा और गरीब महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नील नदी किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अल्जीरिया में देश में नहीं बहती नील नदी। नील उत्तर पूर्वी अफ्रीका में एक प्रमुख उत्तर की ओर बहती नदी है। इसे आमतौर पर विश्व की सबसे लंबी नदी माना जाता है। 6853 किलोमीटर की लंबाई के साथ नील नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है क्योंकि इसके जल निकासी बेसिन में 11 देश आते हैं। वे देश हैं तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य केन्या, इथियोपिया, इरिट्रिया, दक्षिण सूडान, रिपब्लिक ऑफ सूडान और मिस्र है। ठीक है दोस्तों। विशेष रूप से नील मिस्र और सूडान का प्राथमिक जल स्रोत है। नील नदी में से 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, व्हाइट नील और ब्लू नील। व्हाइट नील को हेडवाटर और नील की प्राथमिकता धारा माना जाता है। दोस्तों ये सब याद रखना पॉइंट। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है तमिलनाडु में स्थित है। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु का एक संरक्षित क्षेत्र है जो चेन्नई में स्थित है। यह भारत का 8वां सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यह स्तनधारियों की 14 से अधिक प्रजातियां हैं जिनमें ब्लैक बक, चीतल या चित्तीदार हिरण, सियार, छोटे भारतीय कीवेट, सामान्य पाम कीवेट आदि शामिल हैं। ठीक है दोस्तों। चलो अगला लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है महात्मा गांधी जी ने। 1894 में महात्मा गांधी जी ने नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। नेशनल इंडियन कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका में भारतीय द्वारा किए जा रहे भेदभाव से लड़ने के लिए एक संगठन था। गांधी कांग्रेस के पहले मानव सचिव थे। यह संगठन न केवल
यह संगठन न केवल भारतीयों बल्कि अफ्रीकी निवासियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव के कारण कई अहिंसक विरोध की नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 6। चलो जानते हैं कुछ इसके बारे में। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 आरबीआई से हैं और 3 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति मौद्रिक नीति समिति के सदस्य 4 वर्ष की अवधि के लिए पदभार संभालेंगे। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों इसका युग्म बैसाखी त्यौहार उत्तर प्रदेश का नहीं है, जी सही नहीं है। बैसाखी दोस्तों हर साल पंजाब में 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल त्यौहार है और यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। बैसाखी एक सर्दियों की फसल का त्यौहार है। नए बसंत की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है और हिंदुस्तान के नए साल के रूप में ज़्यादातर भारत में मनाया जाता है। यह भारत में फसल के मौसम का अंत का प्रतीक है, जो किसानों के लिए समृद्धि का समय है। बैसाखी पंजाब और हरियाणा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी सिख आबादी जो इस त्यौहार को बहुत अधिक ऊर्जा और जोश के साथ मनाती है। बैसाखी का त्यौहार सिख कैलेंडर के अनुसार बैसाख महीने के पहले दिन पड़ता है। बैसाखी पंजाबी नववर्ष का भी प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों उसका सही आंसर है गुजरात में। ठीक है, चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो गुजरात सरकार के द्वारा कच्छ में हर वर्ष 3 महीने तक चलने वाला रण उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जो 1 नवंबर से 20 फरवरी तक चलता है। और इस उत्सव में भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग घूमने के लिए आते हैं। इस दौरान यहाँ कुंभ मेले की तरह पर्यटकों की भीड़ इकट्ठा होती है। ठीक है, चलो अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है? तो दोस्तों उसका सही आंसर है वाराणसी। तो दोस्तों वाराणसी को 2015 में यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर के रूप में मान्यता दी गई थी। इसे यूनेस्को की उत्कृष्टता के क्षेत्र योजना के तहत संगीत श्रेणी में चुना गया था। उत्कृष्टता के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों में दोस्तों पाक कला है, मीडिया कला है, डिजाइन है, संगीत है, फिल्म है, शिल्प और लोक कला है और साहित्य शामिल है। अन्य शहर दोस्तों जो संगीत के शहर का एक हिस्सा हैं उनके नाम है बोलोगना है, सेविले है, बोगोटो है, प्रज्वलित है, हमामास है, गेंट है, मैनहेम है, हनोवर है और ग्लासगो शहर शामिल हैं दोस्तों। ठीक है, ये सब याद रखना दोस्तों शहर। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सूबा नृत्य। छत्तीसगढ़ राज्य में सूबा आदिवासी नृत्य भी तोते नृत्य का एक रूप है। यह भगवान की पूजा से संबंधित नृत्य का एक प्रतीकात्मक रूप है। नर्तकियों ने बांस से बने बर्तन में एक तोता रखा जाता है और उसके चारों ओर एक गोलाकार आकृति बनाई जाती है। फिर कलाकार गाते हैं और नृत्य करते हैं, जिसे ताली बजाते हुए देखना एक खुशी की बात होती है दोस्तों। यह छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी वर्ग की एक महिला के मुख्य नृत्य रूपों में से एक है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1986 में। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। तो पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार हेतु उद्देश्य से वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। यह केंद्र सरकार को अपने सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों में से विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने हेतु प्राधिकरण स्थापित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लोक सहभागिता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों उसका सही आंसर है 1955 में। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 की नागरिकता अधिनियमों द्वारा संशोधित किया गया था। 1986 के संशोधन में
जन्म से नागरिकता को प्रतिबंधित कर दिया, ताकि यह आवश्यक हो कि कम से कम एक माता पिता को भारत का नागरिकता होना चाहिए। 2003 की संशोधन ने भारत सरकार को नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने के लिए अनिवार्य कर दिया। किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में प्रदान करना भारत के संविधान भाग 2 से 2 में अनुच्छेद 5 से 11 द्वारा विनियमित होगा। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों उसका सही आंसर है 1916 में। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। होम रूल लीग का गठन अप्रैल और सितंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक द्वारा और ब्रिटिश समाज सुधारक एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों उसका सही आंसर है पिदुरुथालागाला। ठीक है दोस्तों। पिदुरुथलागाला चोटी को माउंट पेड्रो चोटी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2524 मीटर है, जिसको दोस्तों 8281 फीट भी कहते हैं। शिखर का उपयोग श्रीलंका सरकार और सशस्त्र बलों के केंद्रीय संचार सरणी के रूप में किया जाता है। यह देश के रडार सिस्टम में एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में जाना जाता है। चलो और पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तो हकाकाबू रजी म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है दोस्तों। और कांगगर पंजुम भूटान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और माउंट एवरेस्ट नेपाल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये दोस्तों सब पॉइंट याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों उसका सही आंसर है मट्टनचेरी महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है। मट्टनचेरी महल केरल में स्थित है। मट्टनचेरी महल, जिसे आमतौर पर डच पैलेस के रूप में जाना जाता है, औपनिवेशिक प्रभावों के साथ केरल वास्तुकला का एक उदाहरण है। एक कोच्चि वंश के राजा वीरा केरल वर्मा को उपहार के रूप में पुर्तगालियों द्वारा लगभग 1545 में स्थापित किया गया था और एर्नाकुलम से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। डचों की व्यापक मरम्मत के परिणामस्वरूप इसे डच पैलेस के रूप में जाने लगा है। चलो दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों उसका सही आंसर है औरंगजेब ने। चलो जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों लाहौर की बादशाही मस्जिद को औरंगजेब ने 1673 में बनवाया था। औरंगजेब को आलमगीर शीर्षक के तहत दिल्ली में ताज पहनाया गया था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है दोस्तों। लाल किला दिल्ली की मोती मस्जिद भी औरंगजेब ने बनवाई थी। तो दोस्तों ये सब याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? तो दोस्तों उसका सही आंसर है आचार्य विनोबा भावे। और इनका दोस्तों पूरा नाम था विनायक नरहरि भावे। इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1895 में गुजरात में हुआ था दोस्तों। और दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1982 में इन वर्धा में, महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों। इनको दोस्तों भाषा बहुत सारी आती थी, जिसमें मराठी, संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, गुजराती, बांग्ला, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि ये सब आती थी लैंग्वेज। और दोस्तों उनको पुरस्कार मिला, भारत रत्न मिला और प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला दोस्तों। ये सब याद रखना पॉइंट। और दोस्तों विनोबा भावे की नागरिकता जो भारतीय थे। और दोस्तों इनसे संबंधित लेख यानी पवनार आश्रम की दोस्तों स्थापना विनोबा भावे ने किया था। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। चलो कुछ जानते हैं इसके बारे में। कंतुरी महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसे नागौर दरगाह महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। कंतुरी त्यौहार एक 24 दिवसीय कार्यक्रम है जो मुस्लिम संत की पुण्यतिथि के लिए मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी को फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी को राष्ट्र के लिए उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए चुना गया था। फिलिप कोटलर के लोग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में मार्केटिंग के प्रोफेसर थे और उन्हें आधुनिक विपणन के पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये सब याद रखना दोस्तों पॉइंट है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैंने सब दोस्तों टीसीएस के द्वारा उठाए हैं प्रश्न, आप देख सकते हो दोस्तों।
और आप लोगों के लिए दोस्तों ये रामबाण वीडियो साबित हो सकता है, और आप लोग पूरा देखना ये वीडियो, और कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताना।